एनीमिया, जिसे हम खून की कमी भी कहते हैं, ये बहुत ही कॉमन कंडीशन है जो महिलाओं में भी पाई जाती है, पुरुषों में भी पाई जाती है, सभी एज ग्रुप में मिलती है, बच्चों में, बड़ों में, बूढ़ों में, सभी एज ग्रुप में ये समस्या मिलती है। इंडिया के अंदर ये बहुत ही कॉमन है, भारत के अंदर एनीमिया बहुत ज़्यादा है, बहुत कॉमनली है। एनीमिया जिसे हम खून की कमी कहते हैं साधारण भाषा में, इसके लिए बहुत ही सिंपल सा टेस्ट होता है जो कि कॉमनली कराया जाता है, जिसे कि हम सीबीसी कहते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसके अंदर कि हम हीमोग्लोबिन देखते हैं। हीमोग्लोबिन की क्या मात्रा है उसके आधार पर हम ये डिसाइड करते हैं कि खून की कमी है या नहीं है। तो ये खून की कमी क्यों होती है, क्या इसके कारण होते हैं, अगर खून की कमी है तो आपको क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, क्या क्या तकलीफ़ें हो सकती हैं, क्या हम ऐसा कर सकते हैं जिससे कि यह खून की कमी ना हो, क्या नेचुरल सोर्सेज ऐसे होते हैं जिसमें कि आयरन, फोलिक एसिड, B12 होता है जो कि हम ले सकते हैं, हमारी डाइट में ले सकते हैं, जिससे कि हमें खून की कमी ना हो। और अगर हमें गोलियां लेने की ज़रूरत आ रही है, अगर हम टैबलेट्स ले रहे हैं, तो उन टैबलेट्स लेने का भी क्या सही तरीका होता है, क्योंकि अगर हम गलत ढंग से आयरन की गोलियां लेंगे तो उसका फ़ायदा हमें नहीं होगा। इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में आज हम यहाँ पे डिटेल में जानेंगे। मैं डॉक्टर दीप्ति जैन, गायनेकोलॉजिस्ट, आज आपको इन्हीं सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बताऊँगी। तो सबसे पहले देखिए एनीमिया के अंदर होता क्या है। एनीमिया में बेसिकली आरबीसीज़ की कमी हो जाती है। आरबीसीज़ यानी कि हमारे खून के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसकी मात्रा कम हो जाती है, उनकी गिनती कम हो जाती है। उसे हम चेक कैसे करते हैं? हीमोग्लोबिन टेस्ट से। सीबीसी जो कि मैंने आपको बताया, कंप्लीट ब्लड काउंट, जो कि बहुत ही सिंपल सा लैब टेस्ट है, हर लैब में हो जाता है ये टेस्ट। तो उसके अंदर जब हम हीमोग्लोबिन चेक करते हैं, एचबी का जो लेवल आता है वह यूजुअली कम होता है। महिलाओं के अंदर 12 ग्राम पर डेसीलीटर से कम को हम एनीमिया कहते हैं, और पुरुषों के अंदर 13.5 से या 14 से कम वैल्यू को हम एनीमिया कहते हैं। तो ये जो खून की कमी होती है या एनीमिया होता है, अगर ये आपको है तो आपको क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं, क्या क्या सिम्टम्स आपको आ सकते हैं। आपको देखिए थकान लग सकती है, बॉडी में वीकनेस की परेशानी आ सकती है, बॉडी में जगह जगह दर्द हो सकता है, हाथ पैरों में दर्द की शिकायत हो सकती है, हेडेक हो सकता है, आप पेल लग सकते हैं देखने में, यानी कि काफ़ी पेल नज़र आ सकते हैं। आप क्या, क्योंकि हीमोग्लोबिन कम होता है इसके कारण आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो आप दूसरी सभी बीमारियों के लिए भी प्रोन हो जाते हैं, यानी कि आपको जल्दी जल्दी इन्फेक्शंस हो सकते हैं, दूसरी बीमारियाँ जल्दी जल्दी हो सकती हैं अगर आपका हीमोग्लोबिन वैल्यू कम है। आपका को डिजीनेस की तकलीफ़ आ सकती है, आंखों के आगे अंधेरा छा सकता है। यह सभी तकलीफ़ें आपको बहुत कॉमनली एनीमिया के कारण हो सकती हैं। अब एनीमिया होता क्यों है, खून की कमी होती क्यों है? देखिए खून है तो खून आपकी बॉडी में बनता रहता है, ये तो आप सभी लोगों को एक आइडिया होगा कि जो आरबीसीज़ हैं उनकी 120 डेज़ की लाइफ होती है, यानी कि हर 120 दिन के अंदर आप ये समझ सकते हैं कि खून नया बन के आपकी बॉडी में आ जाता है। तो खून की कमी होती क्यों है? 3 कारणों से खून की कमी हो सकती है। या तो खून बन ही कम रहा हो, यानी कि आरबीसीज़ का जो प्रोडक्शन है वही कम हो, या फिर आरबीसीज़ का डिस्ट्रक्शन हो रहा हो, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर किसी कारण से ये जो बन रहे हैं आरबीसीज़ वो डिस्ट्रॉय हो रहे हो, या फिर तीसरी कंडीशन कहीं पे ब्लड लॉस हो रहा है, यानी कि ब्लड लॉस हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, जिसके कारण की खून की कमी होती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे ब्लड लॉस क्यों हो जाता है। देखिए ब्लड लॉस कई कारणों से होता है। कई लोगों को एसिडिटी की शिकायत होती है, उनको गैस्ट्रिक अल्सर्स होते हैं, पेप्टिक अल्सर्स होते हैं, तो उसमें से हल्की फुल्की ब्लीडिंग होती रहती है। वो होती थोड़ी थोड़ी है कि मरीज़ को पता भी नहीं पड़ता है, लेकिन उसके कारण उसका जो खून होता है वह कम हो जाता है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, ड्रॉप कर जाता है। कुछ लोगों को पाइल्स की समस्या होती है, कई लोगों को स्टूल्स के अंदर इसी कारण पाइल्स या फिशर के कारण ब्लीडिंग होती रहती है, जिसके कारण कि हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। महिलाओं में बहुत बार कॉमनली हैवी पीरियड्स आने के कारण, ब्लीडिंग हैवी होने के कारण हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है। तो ये तो हुआ ब्लड लॉस के कारण होने वाली खून की कमी। अब कौन सी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें ये आरबीसीज़ या खून बनता ही कम है? बनेगा कम क्यों? देखिए कम बनने के कई कारण होते हैं। या तो आपके अंदर आयरन की डेफिशिएंसी हो, खून बनाने के लिए आयरन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आयरन की कमी हो, फोलिक एसिड की कमी हो, विटामिन B12 की कमी हो, इन कमियों के कारण ब्लड कम फॉर्म हो सकता है। इनमें सबसे कॉमन होती है आयरन की कमी।
आयरन की कमी बहुत कॉमन होती है क्योंकि बहुत बार क्या होता है, हमारी डाइट सफिशिएंट नहीं होती, यानी कि हम जो खा रहे होते हैं, देखिए वेजिटेरियन डाइट ना वैसे भी थोड़ा सा उसमें आयरन कमी होता है। नॉन वेजिटेरियन में यूजुअली ये प्रॉब्लम इतनी नहीं आती, लेकिन वेजिटेरियन डाइट में ऑलरेडी आयरन थोड़ा कम की साइड में होता है। तो या तो हम जो खा रहे हैं उसके अंदर ही आयरन बहुत कम अमाउंट में है, पहली बात। दूसरा ये हो सकता है कि डाइट के अंदर तो आयरन है लेकिन हमारी बॉडी उसे एब्जॉर्ब नहीं कर रही है, यह भी कई बार देखा जाता है। तो हमारी बॉडी उसे एब्जॉर्ब क्यों नहीं करती, क्योंकि कई बार कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि रिक्वायर्ड होते हैं उसके एब्जॉर्प्शन के लिए, जो कि हमारी बॉडी के अंदर डेफिशिएंट होते हैं। कभी कभी हमें एसिडिटी की शिकायत होती है, गैस्ट्राइटिस बहुत होता है, जिसके कारण कि हम कुछ ऐसी दवाइयाँ ले रहे होते हैं, एंटासिड्स वगैरह ले रहे होते हैं, जो कि इस आयरन के एब्जॉर्प्शन को रोक देते हैं या कम कर देते हैं। कभी कभी कुछ इंटेस्टाइन की बीमारियाँ ऐसी होती हैं जैसे क्रॉन्स डिजीज़ वगैरह है, जिसमें कि आयरन का एब्जॉर्प्शन ढंग से नहीं हो पाता है। तो आयरन की कमी होने के कारण, विटामिन B12 की कमी होने के कारण, फोलिक एसिड की कमी के होने के कारण आरबीसीज का प्रोडक्शन कम हो सकता है। कभी कभी बोन मैरो की कुछ बीमारियां होती हैं जैसे कि एप्लास्टिक एनीमिया है, थैलेसीमिया है। इन कंडीशंस के अंदर बोन मैरो जो है वह आरबीसीज नहीं बना पाता है, जिसके कारण कि खून की कमी हो जाती है। तीसरी कंडीशन जो मैंने बताया कि आरबीसीज बॉडी में बन तो रहे हैं लेकिन किसी कारणवश वह डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, यानी कि उनका डिस्ट्रक्शन, उनका ख़त्म होने का काम ज़्यादा स्पीड पे हो रहा है। जैसे कि नॉर्मल लाइफ तो उनकी 120 डेज़ की होती है, लेकिन वह उसके जल्दी स्पीड पे डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। वह किन कंडीशंस में होता है, वो भी कई प्रकार की कंडीशंस होती हैं, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया है, TTP है। तो इन कंडीशंस के अंदर आपके जो आरबीसीज होते हैं वो जल्दी स्पीड पे डिस्ट्रॉय होते रहते हैं। किसी कारणवश स्प्लेनोमेगाली हो गई है, आपका स्प्लीन बड़ा हो गया, उसके अंदर भी आरबीसीज जल्दी डिस्ट्रॉय होने लग जाते हैं। तो जब ये आरबीसीज अपनी लाइफ को पूरा किए बिना उससे पहले डिस्ट्रॉय होने लग जाते हैं तो भी आपके अंदर खून की कमी हो जाती है, आपको एनीमिया हो जाता है। तो इन सभी में जो सबसे कॉमनेस्ट एनीमिया जो हमें इंडिया के अंदर मिलता है, भारतवर्ष में मिलता है, वह होता है आयरन की डेफिशिएंसी के कारण होने वाला, यानी कि आयरन की कमी के कारण खून की कमी होना। ये जो इसके लिए जो हम टेस्ट कराते हैं वह यूजुअली जो होता है, एक तो जैसे कि मैंने आपको बताया CBC हीमोग्लोबिन का टेस्ट। दूसरा हम इसके लिए आयरन की कितने आपकी बॉडी में स्टोर्स हैं वह देखने के लिए सीरम फेरेटिन लेवल चेक कराते हैं। एक तीसरा टेस्ट होता है सीरम ट्रांसफेरेंस सैचुरेशन, वह भी हम देखते हैं। ये सभी टेस्ट हम आपके अंदर बॉडी के अंदर आयरन के कितने स्टोर्स हैं ये देखने के लिए कराते हैं। इसके द्वारा हमें एक रफ आइडिया लगता है कि आपके शरीर में जो खून की कमी हो रही है उसमें किस कारणवश हो रही है, क्या वह आयरन की कमी के कारण हो रही है या किसी और कारण से हो रही है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा कॉमन होता है आयरन की कमी। नॉर्मली महिलाओं को पर डे 18 mg आयरन, 18 मिलीग्राम आयरन की पर डे रिक्वायरमेंट होती है अगर एज 18 से 50 साल के बीच की एज है, यानी कि मेंस्ट्रुएटिंग फीमेल है, ऐसी महिला जिसके अंदर हर महीने पीरियड्स आते हैं, तो उसमें लगभग 18 मिलीग्राम आयरन की रिक्वायरमेंट डेली रहती है। अगर पुरुष है तो उसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी कम होती है, मेल्स की रिक्वायरमेंट डेफिनेटली थोड़ी कम होती है, 8 से 10 मिलीग्राम पर डे की रिक्वायरमेंट रहती है। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो आयरन की कमी के कारण खून की कमी हो जाती है, तो इसका हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, इसका हम इलाज कैसे करते हैं। इसका इलाज का जो कॉमन तरीका होता है वह यही होता है कि इसमें या तो आयरन की गोलियां दी जाती हैं या फिर आयरन के इंजेक्शंस दिए जाते हैं। यूजुअली हम आयरन की गोलियां देना प्रेफर करते हैं, लेकिन कुछ पेशेंट्स जो उसे टॉलरेट नहीं करते हैं या उसको रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं तो आयरन की इंजेक्शंस की ज़रूरत रहती है। तो आयरन के टैबलेट्स, कौन सी टैबलेट्स दी जाती हैं, आयरन के कई सॉल्ट्स मार्केट में अवेलेबल रहते हैं, जैसे कि फेरस फ्यूमरेट है, फेरस एस्कॉर्बेट है, फेरस ग्लूकोनोएट है, फेरस सल्फेट है, फेरस बिसग्लाइसिनेट है। तो कई प्रकार के सॉल्ट्स रहते हैं। अब जो ये आयरन की टैबलेट्स होती हैं ना, इसमें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ये रहता है कि इनमें से किस सॉल्ट का सबसे कम साइड इफ़ेक्ट आए। तो यूजुअली हम फेरस एस्कॉर्बेट और फेरस बिसग्लाइसिनेट का यूज़ ज़्यादा करते हैं क्योंकि इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो थोड़े कम आते हैं। इनके आयरन में क्या कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, आयरन के कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स ये होते हैं कि उससे थोड़ा बावल अपसेट हो सकता है, कभी कभी मरीज़ का जी घबराने की समस्या आती है, डार्क स्टूल्स होते हैं, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। ये यूजुअल आयरन लेने के कारण जो यूजुअल साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं। आयरन की टैबलेट्स लेने के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ध्यान रखने की, वह ये होती है कि बहुत बार हम आयरन की टैबलेट भी दे रहे होते हैं लेकिन फिर भी पेशेंट का हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ता है। क्यों नहीं बढ़ता है? क्योंकि वह आयरन की टैबलेट
गलत ढंग से ले रहे होते हैं। तो क्या गलती होती है आयरन की टैबलेट शरीर में? देखिए, आयरन की टैबलेट जब भी आप लें तो आप उसके साथ में एंटासिड्स नहीं लीजिए। एंटासिड्स यानी बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ जो कि मरीज़ ले रहे होते हैं एसिडिटी के कारण के लिए, जैसे रैंटेक है, पेंटोप्राजोल है, बहुत कॉमन दवाइयाँ ये पैन-डी, पैन-40, पेंटोप्राजोल वाली दवाइयाँ ना। तो ये दवाइयाँ आपको आयरन की गोली के साथ में नहीं लेनी होती हैं, ये इसका एब्जॉर्प्शन कम कर देती हैं। लेकिन ठीक है, अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है और आपको लेना ज़रूरी है तो आप क्या करेंगे? तो एसिडिटी की गोली लेने से कम या तो 2 घंटे पहले ले लीजिए आप अपनी आयरन की गोली, या फिर 4 घंटे बाद में लीजिए, यानी कि उसके बीच में गैप होना चाहिए, या तो 2 घंटे पहले या 4 घंटे बाद में लीजिए। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़, इसको कभी भी कैल्शियम के साथ में नहीं लेना होता है। आयरन और कैल्शियम मिक्स होकर एक चीलेट बना देता है, ना आयरन एब्जॉर्ब होता है ना कैल्शियम एब्जॉर्ब होता है। तो आयरन और कैल्शियम की गोली के बीच में कम से कम 4 से 6 घंटे का डिफरेंस रखेंगे तो दोनों ही दवाइयाँ अच्छे से एब्जॉर्ब होंगी। कैल्शियम मैं स्पेसिफिकली इसलिए बता रही हूँ क्योंकि प्रेगनेंसी में बहुत कॉमनली आयरन और कैल्शियम दोनों सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं और बहुत बार पेशेंट क्या करते हैं, दोनों ही एक साथ खा लेते हैं। तो ऐसा नहीं कीजिए, आयरन और कैल्शियम में कम से कम 4 घंटे का गैप रखना ज़रूरी है। तीसरी चीज़, आयरन की गोली को दूध के साथ नहीं लें, वह भी इसका एब्जॉर्प्शन कम कर देता है क्योंकि दूध में कैल्शियम होता है। चौथी महत्वपूर्ण चीज़, आयरन को आप कैफ़ीन के साथ भी ना लें। कैफ़ीन किस में होता है? चाय है, कॉफ़ी है, कोला है, चॉकलेट्स है। तो आयरन की टैबलेट्स को कैफ़ीन के साथ भी नहीं लेना चाहिए। तो ये तो इम्पॉर्टेंट बात हुई कि हमें आयरन की गोलियां लेते हुए क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है। आयरन में यूजुअली जो डॉक्टर्स, अगर आपको एनीमिया है तो यूजुअली 100 to 300 mg मिलीग्राम पर डे एलिमेंटल आयरन आपको प्रिस्क्राइब किया जाता है। परंतु कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको हम आयरन की गोलियां देते रहते हैं, फिर भी उनका हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ता, यानी कि आयरन एब्जॉर्ब नहीं होता। या फिर कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो बेचारे आयरन टॉलरेट ही नहीं कर पाते, यानी कि उनको इतना ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, ये इतना ज़्यादा बावल अपसेट हो जाता है, यानी कि वो आयरन की गोलियाँ ले ही नहीं पाते। तो ऐसी कंडीशंस में हम आयरन के इंजेक्शंस देते हैं। कई प्रकार के आयरन के इंजेक्शंस आते हैं, IV डेक्स्ट्रॉन है, सुक्रोज आयरन है, उस फॉर्म में भी दिया जाता है, फेरिक कार्बोक्सीमाल्टोज के फॉर्म में दिया जाता है। तो कई प्रकार के इंजेक्टेबल आयरन्स आते हैं। ऑल्दो इंजेक्टेबल आयरन डेफिनेटली ज़्यादा स्पीड पे हीमोग्लोबिन बढ़ाते हैं और रिजल्ट्स फास्ट होते हैं, टॉलरेट करना आसान होता है, लेकिन कभी कभी रेयरली IV इंजेक्टेबल आयरन जो है वह एलर्जिक रिएक्शंस दे सकता है। पहले के ज़माने में कुछ सालों पहले तक इंट्रामस्कुलर आयरन दिया जाता था, आजकल वह बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है। आजकल IV आयरन ही ज़्यादा कॉमनली यूज़ होता है। अब हम आते हैं कि क्या नेचुरल चीज़ें ऐसी हैं डाइट में हम किन किन चीज़ों का प्रयोग करें जिससे कि आयरन की कमी ना हो, या फिर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो कौन सी चीज़ें, कौन सी डाइटरी प्रोडक्ट्स आयरन के अंदर रिच होते हैं। देखिए, वेजिटेरियंस के लिए थोड़ी सी जो लिस्ट है वो छोटी है। डेफिनेटली हम लोग जो भी हम वेजिटेरियंस होते हैं उनको थोड़ा कम आयरन मिलता है। कुछ पर्टिकुलर चीज़ें ही हैं जिसमें आयरन ज़्यादा होता है, तो वो है जैसे कि आपकी है पालक है, अनार है, सेब है, बीट है, लेग्यूम्स हैं, लेंटिल्स हैं, बीन्स हैं। इन चीज़ों का प्रयोग अच्छी मात्रा में कीजिए, इसमें आयरन अच्छे अमाउंट में होता है। नॉन वेज में डेफिनेटली रेड मीट, पोल्ट्री वगैरह इन सब में तो आयरन होता ही होता है। तो वेजिटेरियंस के लिए स्पेसिफिकली मैं कहूँगी पालक, अनार, सेब, बीट, लेग्यूम्स, लेंटिल्स, इन चीज़ों का प्रयोग अधिक मात्रा में करें अगर आप चाहते हैं कि नेचुरली आपका आयरन का एब्जॉर्प्शन अच्छा रहे, नेचुरली आपका आयरन अच्छी मात्रा में बॉडी में रहे और आपको खून की कमी ना हो। आयरन के लिए एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात और बोलना चाहूँगी कि आयरन का, जैसे कि मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें बताई कि ये सारी चीज़ें आयरन के एब्जॉर्प्शन को कम कर देती हैं, तो एक चीज़ ऐसी भी होती है जो आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देती है, वह होती है विटामिन सी। तो अगर आप अपनी डाइट में विटामिन सी भी ज़्यादा लेंगे तो वह भी आप जो भी आयरन खा रहे हैं, भले ही वो गोलियों के फॉर्म में खा रहे हैं या नेचुरल फॉर्म में खा रहे हैं, उस आयरन का एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगी। विटामिन सी खट्टी चीज़ों में पाया जाता है, जैसे कि नींबू है, संतरा है, आंवला है, इनमें अच्छी मात्रा में विटामिन सी मिलता है। तो आप अगर अपना जो भी टैबलेट ले रहे हैं, सपोजिटली आयरन सप्लीमेंट ले रहे हैं, तो उसको साथ में नींबू पानी या ऑरेंज जूस के साथ लेंगे तो भी आपका हीमोग्लोबिन ज़्यादा अच्छे अमाउंट में बढ़ेगा। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है ताकि आपको खून की कमी ना हो। आप अपने आयरन के ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि खून की कमी होने के कारण ना केवल आपका जनरल वेलबींग ख़राब होता है, आपको थकान लगती है, चिड़चिड़ापन होता है, बॉडी में इधर उधर दर्द होता है, बल्कि आपकी इम्यूनिटी भी कम हो जाती है और आप बाकी कई बीमारियों के लिए प्रीडिस्पोज हो जाते हैं। तो अपने
हीमोग्लोबिन का ध्यान रखिए। फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।